नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मोदी सरकार मजबूती से तीसरी बार केंद्र में मोर्चा संभालने में कामयाब है, तो इसमें बिहार का बड़ा योगदान है। नीतीश कुमार की पार्टी के सांसदों ने सत्ता के सिंहासन का पाया मजबूती से थाम रखा है ताकि सरकार स्थिर बनी रहे। अब जिनके होने से है गुलशन में रौनक, कहते हैं उनको सही महत्व देना समय का तकाजा होता है। और वैसे भी बिहार में समय चुनावी है, सत्ता का समीकरण भी साधना है। तो सियासी जानकार मान रहे हैं कि बिहार के लिए मोदी सरकार की पोटली से विकास के नाम पर ही सही बड़ी सौगात मिल सकती है। विशेष दर्जा का दर्द दूर हो, इसके लिए विशेष पैकेज फिर से दिया जा सकता है। और रोजगार, कारोबार, कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई के लिए सुविधा बेहतर हो, इसके लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। अब ऐसे में उम्मीद आसमान पाने की होगी। फिर सवाल तो पूछेंगे कि आम बजट में बिहार के लिए क्या खास हो सकता है। और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट सुभाष पटवारी जी हैं। पटवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजीव कर्मवीर जी हैं और बीजेपी की ओर से नीरज कुमार जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सुभाष पटवारी जी आपके पास आएंगे, चूंकि इस मामले में विशेषज्ञ आप हैं और बिहार में जो अभी हम कह रहे थे रोजगार, कारोबार, युवाओं के लिए आगे के भविष्य की संभावनाएं, बिहार के लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं, तो एक समेकित विकास होगा, उसके लिए उद्योग जरूरी है और उद्योग से सरोकार सीधा आपका है। तो हम बिहार के लिए क्या उम्मीद रखें इस बजट से? बिहार में डेवलपमेंट के लिए हम लोग तो विशेष राज्य का दर्जा पहले मांगते ही रहे जी। और विशेष पैकेज भी हम लोगों को पिछले बार सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग को काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट के लिए वहाँ से प्रोत्साहन और पैकेज और राशि अच्छी मिली। इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार को ऑल इंडिया के लेवल में लाने में पर कैपिटा इनकम हम लोग की कम है जी। तो उसके लिए हम लोग को दूसरे स्टेट से ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ चाहिए। और ग्रोथ के लिए जब तक वहाँ से फंड नहीं आएगा तो हम लोग अपने बलबूते पे बहुत ग्रोथ कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ के क्या है कि बहुत सारे कामगार या काम करने वाले स्किल की कमी नहीं है, दिमाग की कमी नहीं है, सब बाहर जाके कमाई कर रहे, चूँकि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वो ग्रोथ हम लोगों को चाहिए और ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है जी। और बिहार सरकार भी लगी हुई है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। अभी बिजनेस कनेक्ट भी हुई जिसमें कि काफ़ी लोग और इन्वेस्टर भी आए। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो मेरी समझ में आता है कि सरकार के लेवल पे एक रेलवे का यहाँ पर फैक्ट्री लगा हुआ है, डिफेंस का लगा हुआ है, इसी तरह का 2, 3, 4 भारत सरकार के प्रोजेक्ट, जैसे अभी अगर यहाँ पे जिस तरह का हमारे यहाँ स्किल और लोगों की सोच है और ब्रिलियंस और इंटेलिजेंस है, एक एरो स्पेस का माने एयरक्राफ्ट वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग का एक अभी तो बेंगलोर में है जी। दूसरा एक अगर बिहार में लगाया जाए तो काफ़ी सफल होगा यहाँ के लोगों की जितनी। चलिए, तो ये स्पेसिफिक सुझाव आपकी ओर से है मेरे सुभाष ओर जी। से है कि बिल्कुल, लेकिन हम इस पूरे बजट की प्रक्रिया में समेकित विकास को साथ लेकर चल रहे हैं, पर सियासत को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सियासी पहलू पर भी इस पर बात कर लेते हैं। संजीव जी क्या उम्मीद रखते हैं, ये पहले जान लेते हैं। संजीव जी। नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से सत्ता में आए हैं, इनका बजट एक तरह से माया जाल की तरह होता है। बजट में दिखता कुछ है लेकिन हकीकत में कुछ मिलता नहीं है। लोग फिर ढूंढते ढूंढते 1 वर्ष बीत जाता है, फिर नए बजट इनका पेश कर दिया जाता है। इन्होंने जब सत्ता में आने से पहले कहा था कि हम मिडिल सेक्टर को, गरीब आबादी, जो गरीब लोग हैं, तबके हैं, उनको हम टैक्सेशन से बाहर करेंगे। लेकिन आज देख लीजिए, जो 2014 में खाद्य सामग्री, किचन की सामग्री, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दाम 2 गुने से अधिक बढ़ गए हैं। और इनका टैक्सेशन क्या हुआ है, तो वो है बंद डिब्बा होता है ना, आंख बंद और डिब्बा गायब वाला कर दिए हैं, 5 लाख से करके 8 लाख।
और उसके बाद आपको इंश्योरेंस से लेके तमाम चीज जिसका अतिरिक्त तो छूट होता था उसमें है नहीं। तो इनका बजट पूरी तरह से एक मायाजाल होता है, दिखावा की तरह होता है। आपको याद होगा 2014 से पहले इस देश के जाने माने पत्रकार होते थे विनोद दुआ जी, जब बजट पेश होता था तो आके बोलते थे टीवी सस्ते हो गए हैं, फ्रिज महंगे हो गए हैं, बाइक सस्ते हो गए हैं, कार महंगे हो गए हैं, तो पता चलता था। आज रेल बजट और आम बजट को एक में मिलाकर और इस तरह से पेश किया जाता है कि आपको दिखने में तो बहुत कुछ लगेगा, हकीकत में वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। आज देश में डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन उसका दाम गिरते जा रहा है। बीच बीच में तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ऐसा हुआ कि बांग्लादेश के भी करेंसी से हम पीछे पड़ गए जी। तो इनका कुल मिला के जैसे 2 करोड़ रोजगार का था, अभी तक 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए था। अभी इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट आया है उसका हाल देखिए, उसमें इनके आर्थिक स्थिति का और देश की स्थिति का जायजा लिया जा सकता है। कुल मिलाकर इनका एक ही रहता है, पुरानी बोतल में जो नए पैक कर दिए जाते हैं। चलिए, आपके पूरे बात को अगर हम एक शब्द में हैं। परिभाषित करने का प्रयास करें तो मृग मरीचिका का नाम दे सकते हैं कि यानी कि सामने हमें दिख रहा है कि तालाब मीठे जल का एकदम पूरा सजावट, अगल बगल बगिया, बाग बगिया, फूल फुलवारी सब लगे हुए हैं, लेकिन जब आदमी वहां पहुंचता है तो वहां रेत के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता है। कुछ हाथ नहीं। नीरज जी, इन्हें तो ये दिख रहा है मृग मरीचिका नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल के बजट को इन्होंने एक शब्द में परिभाषित किया है। इनकी नजर को क्या कहेंगे और सरकार के नजरिए पर क्या कहेंगे? हमारे साथ 2 और बैठे हैं जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बैठे हैं, आपने इनकी भाषा सुनी होगी जी। ये बजट पर क्या बोले, इन्होंने कहा कि पिछले बार भी काफी कुछ मिला। इनको तो दिखेगा ही नहीं ना, इनको तो मायाजाल दिखेगा ही ना, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो राशियां केंद्र से आती थी इनके नेताओं के पॉकेट में जाती थी, अब जाता नहीं, तो इनको लगता है कि विकास हो नहीं रहा है। दरअसल अब जनता का सही मायने में विकास हो रहा है। और आज माननीय मोदी जी ने कहा है कि गरीबों और मिडिल क्लास पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तय मानिए कल के बजट में गरीब और मिडिल क्लास के लिए काफी कुछ रहने वाला है। और खासकर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के लिए, बिहार एक क्या कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि के क्षेत्र में यहाँ काफी उम्मीद है कि इस तरह की घोषणाएं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में होगी, रेल, सड़क, एक्सप्रेसवे, पुल निर्माण आदि के लिए कुछ विशेष आवंटन फिर से बिहार में होने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि बिहार को कुछ स्पेशल मिलने वाला है। ये माननीय मोदी जी का बजट लगातार देश को ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है और 5 ट्रिलियन का जो हमारा लक्ष्य है कि इकोनॉमी को हम बनाएं वह बनकर रहेगा। और 2047 तक बिहार को और भारत को विकसित भारत बनाने का और विकसित राज्य बनाने का मिशन लेकर मोदी चल रहे हैं। मिशन मोड में काम हो रहा है। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस पर फोकस रहेगा। और बिहार में भी कितना इस पर फोकस कर सके, ये बिहार में भी इस बार केंद्र में रहने वाला है, इस बजट के केंद्र में रहने वाला है और काफ़ी कुछ बिहार के लोगों को यहाँ मिलने वाला है। और इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक बिल पर भी इस बजट में चर्चा होगी। नहीं, वो बिलों पर हम बाद में बात कर लेंगे। नीरज जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि वाला है, बिल्कुल हलवा मीठा रहने वाला है, लेकिन ज्यादा मीठे से डायबिटीज भी हो जाती है। हम क्या ये मानकर चले कि ये बिहार पर विशेष मेहरबानी केंद्र की मोदी सरकार इस वजह से करने वाली है क्योंकि नजदीक में चुनाव है? मैंने इसका उत्तर दिया पहले आपको। देखिए, हम लोग सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं करते, सही मायने में देश के विकास के लिए हम लोग काम करते हैं। इसका सिर्फ चुनाव से मतलब नहीं है। मोदी जी का मिशन है कि बिहार को भी देश के अन्य राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना। वो मिशन तो तब पता चले ना जब सभी राज्यों के साथ एक समान व्यवहार हो, किसी के साथ ये ना लगे कि उसे वरीयता दी जा रही है। अभी देखिए बिहार में क्या हुआ ना कि पिछली बार बिहार में लोग कह रहे थे, खड़गे साहब और कांग्रेस के नेता, दिल्ली वाले लोग, कि जो भी देना था सब कुछ बिहार को ही दे दिया। और बिहार के नेता बोल रहे थे कि बिहार में कुछ नहीं दिया। यदि आपस में ही इनको सच में इन्होंने कहा कि इनको माया जाल लगता है, इनको समझ में नहीं आता है बात। लेकिन बिहार के लिए काफी कुछ रहने वाला है। बिहार के लोगों को भी विकास का हक है और अब बिहार में जंगल राज की सरकार नहीं है और न लौट के आने वाली है। तो निश्चित रूप से बिहारी में अब यहाँ पर पलायन रुक रहा है, पहले से काफी कम हुआ है। पढ़ने वाले छात्र जो पहले बाहर रहते थे, कोटा में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने जाते थे, आज देखिए पूरा का पूरा खाली है। बिहार में 10 रुपये में बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। संजीव जी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात जहाँ तक अभी पटवारी साहब हमारे बुजुर्ग गार्जियन है कह रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कोई बड़ा इंडस्ट्री यहाँ लगे, कौन इसका स्वागत नहीं करेगा? पूरा बिहार चाहता है कि इंडस्ट्री लगे। लेकिन मैं एक सुझाव इनको अपने पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से मैं एक चीज मदद, इनसे सुझाव नहीं मदद मांगता हूँ कि देखिए बिहार में क्या है ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बिहार में बहुत तेजी से हो सकता है,
लेकिन लैंड एक्विजिशन यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। इसमें मैं चाहूंगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी आगे आकर के इसमें थोड़ी मदद करे, क्योंकि यहाँ क्या अगर आपको 200 बीघा जमीन लेना है तो आपको 2000 किसानों से बात करना होता है, बहुत परेशानी उसमें होती है। नीरज जी, उसका विकल्प तो संभवतः बिहार सरकार ने तलाश लिया है लैंड बैंक बनाकर। बहरहाल वो आगे का विषय वस्तु है, हम उस पर सुभाष जी की भी एक छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि सुभाष जी, बिहार को अभी अभी एक स्पेशल कॉरिडोर मिला है, यानी कि अगर हम मगध क्षेत्र पर फोकस करें तो आने वाले दिनों में उसके दिन बदलने वाले हैं। तो क्या उम्मीद करें कि इस बजट में उस कॉरिडोर में कुछ नए इंडस्ट्रीज जैसा आप सुझाव दे रहे हैं वो जरूर स्थापित होता नजर आएगा? आने वाले दिनों में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है, अमृतसर आवड़ा का जो कॉरिडोर बना है, वहाँ पे काफी जमीन भी एक्वायर हो चुकी है और वहाँ पे इंडस्ट्री आने में सहूलियत भी बहुत होगी वहाँ लोगों को लगाने में, क्योंकि वहाँ पर आवागमन की पूरी सुविधा है। उसी तरह हाजीपुर में भी अभी माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है कि वहाँ भी एक इंडस्ट्रियल पार्क काफ़ी बड़ा बनाएंगे, ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं। तो सरकार भी लगी हुई है और हम लोगों का डेवलपमेंट तभी होगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। माने डेवलपमेंट के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करना होगा। चाइना का भी जो डेवलपमेंट है, वहाँ जिस तरह से जिस स्केल पे प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घट जाता है और वो पूरे संसार में छाए हुए जी। तो उसी तरह से जब तक हम लोग भी अगर उत्पादकता नहीं बढ़ाएंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। और डेवलपमेंट, उत्पादकता बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा, बेरोजगारी भी खत्म होगी और लोगों की गरीबी भी दूर होगी और काफ़ी कुछ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। टैक्स में भी राहत की संभावना है क्या? जो इशारे मिले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है जिस तरह से कि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो जेब में 2 पैसे बच जाएं तो वो कृपा ही है, खर्च में 2 पैसे कम खर्च हों तो वो भी कृपा ही मानी जाएगी। तो क्या संभावना देख, कुछ इशारों में मोदी ने जो बातें कही है उससे क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, टैक्स में अगर छूट दे भी देते हैं तो लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन टैक्स का कलेक्शन इनका कम नहीं होगा। क्योंकि अभी तक यही देखें कि जब भी स्लैब बढ़ाते गए हैं लोगों की इनकम भी उसी अनुपात में बढ़ती रही है और रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कम हुआ है। तो हम तो इसको एक स्वागत योग्य कदम मानेंगे कि अच्छी खासी राहत दे टैक्स में। तो मेजर तो इनकम टैक्स का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है जी। मेजर प्रभाव जीएसटी का पड़ता है। तो हम लोग का तो भारत सरकार से अनुरोध यही होगा कि जीएसटी में ही कुछ राहत दे दें। उससे सुभाष जी, वो बजट का हिस्सा तो नहीं ना, वो अलग जीएसटी काउंसिल है। हाँ। वो काउंसिल बैठेगी तो उसमें कुछ अगर सरकार राहत देने का प्रावधान करती है तो उसमें विचार विमर्श होगा। बहरहाल हम इस बजट पर चर्चा को जारी रखेंगे और क्या सिर्फ उद्योग, क्या सिर्फ बजटीय प्रावधान करके राज्यों को अतिरिक्त राशि देकर ही राज्यों के विकास को गति दी जा सकती है। और खासतौर पर बिहार जहां चुनाव है और सबकी नजर इस बात पर है कि चुनावी साल में जनता को लुभाने के लिए केंद्र की एनडीए की सरकार जो बिहार में भी है वो क्या बाहर लाने के लिए कर रही है, इस चर्चा को जारी रखेंगे। बात हम बजट से बिहार की उम्मीदों की कर रहे हैं। नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी, जिस तेजी से देश के 2 राज्यों ने अपनी तस्वीर बदली है, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा आंध्र प्रदेश, क्या वो बदलाव की गुंजाइश बिहार में नहीं दिख रही है? और अगर दिख रही है तो उसके लिए क्या कमी रह जा रही है, कहाँ कमी रह जा रही है? बिल्कुल मुझे दिख रही है। ये आगामी बजट जो होगा, जो कल पेश होने वाला है बजट, और निश्चित रूप से बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों को संवारने वाला बजट होगा ये। और निश्चित रूप से बिहार में अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा केंद्र से मदद मिल रहा है, जिस कारण से कुछ क्या बहुत कुछ एक्स्ट्रा मदद मिल रहा है, जिस कारण से कि बिहार अब तेज गति से विकास के रास्ते पर चलेगा। बिहार को भी, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि मोदी जी का और नीतीश जी का संकल्प है बिहार को भी विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करना। इसके लिए यहाँ सभी लोगों को कदम ताल करके चलना पड़ेगा। और जो क्या हुआ ना, जब यहाँ जंगल राज बिहार में था, आरजेडी की सरकार थी बिहार में, तो इतना इन्होंने बैकलॉग दे दिया, इतना गड्ढा बना दिया कि उसको भरते भरते थोड़ा वक्त लगा। लेकिन फिर भी पहले की तुलना में आप आज से आप 10 साल पहले साल लग गए गड्ढे भर में। नहीं, गड्ढे ही नहीं भरे हैं सर बिहार में। आज बिहार एक्सप्रेस वे पर सरपट दौड़ रहा है, सिर्फ गड्ढे नहीं भरे, बिहार में विकास हुआ है।
आज बिहार में गरीबी दूर हुई है। आपको बता दूं एक आंकड़ा कि आज से 10 साल पहले ग्रामीण इलाकों में जो खर्च करते थे ग्रामीण लोग, वो 1100 कुछ रुपये प्रति माह का उनका एवरेज हुआ करता था। आज वो 4200 रुपये प्रति माह का एवरेज है। तो जब खर्च की क्षमता लोगों की बढ़ी तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि उनकी आमदनी भी बढ़ी है। तो बिहार के लोगों का भी विकास हुआ है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और आगे भी विकास बिहार अब तेजी से करेगा। अब मिशन मोड में अब ये काम होने जा रहा है। ये मेरा स्पष्ट मानना है कि चूंकि मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों इसको मिशन मोड में लेकर के चलने जा रहे हैं कि 2047 तक बिहार एक विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा हो। यहाँ इंडस्ट्री का नीतीश कुमार का आप नाम ले रहे हैं नीरज जी, तो मुझे चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ ही महीनों में अपने राज्यों के लिए लाखों करोड़ का निवेश ले आए और वो राज्य भी बिहार से बेहतर स्थिति में नहीं था और बिहार उससे बेहतर स्थिति में आया। सरकारी व्यवस्था जो है उसमें कोई सुधार, उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश है क्या? देखिए सर, इन्वेस्टमेंट लाए, इंडस्ट्री लाए, सही है, लेकिन मैंने एक टर्म यूज किया था इसके पहले वाले इसमें लैंड एक्विजिशन। लेकिन बिहार सरकार को भी ये समस्या समझ में आई और बिहार सरकार अब लैंड बैंक बना रही है, सब कुछ अपना वो कर रही है। तो निश्चित रूप से बिहार में भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आने शुरू हो गए हैं। पिछले कुछ महीनों में मुझे लगता है कि 1-1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट बिहार में आए हैं। दो यहाँ इंडस्ट्री सबमिट हुआ, सब कुछ हुआ, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या है ना कि ये लोग जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनको हिंदुस्तानी कंपनी को बदनाम करने का पता नहीं क्यों इन लोगों ने ठेका ले रखा है। हमेशा अडानी को गाली दो, अंबानी को गाली दो, विदेशी कंपनियों को जो जालसाज कंपनियां हैं उनकी रिपोर्ट का समर्थन करो। इन चीज़ों से भी इन्वेस्टमेंट पीछे भागता है, उनको इन्वेस्टमेंट करने वालों का हौसला गिरता है। आप ऐसा नहीं करें कृपया, आप ऐसे लोगों का साथ नहीं दें। भारतीय कंपनी पर, भारतीय बाजार पर विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन नहीं कर रहा है। आप सियासी आलोचना करें लेकिन सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर राज्य को नुकसान ना पहुंचे, इस तरह की आलोचना नहीं होनी चाहिए। संजीव जी क्या कहेंगे? बयानबाजी इनको करनी चाहिए। संजीव जी। दीपक जी, सबसे बड़ी बात अभी भाजपा के साथी ने बोला, खैर यहाँ जदयू के साथी नहीं है, नहीं तो अभी सबसे बड़ा प्रश्न तो है क्या इस बार भी अगर चुनावी वर्ष भी है तो क्या बिहार के विशेष राज्य का दर्जा जो नीतीश कुमार जी का और जेडीयू का प्रमुख डिमांड था, नहीं। उनका जीवन का अंतिम सपना दिखता है। मैं बता दूं, फिर अंधेरे में तीर मत चलाइए, गलत बात, अंधेरे में तीर नहीं चलाइए। लालू अरे बंधु बीच में मत बोलिए, बीच में बोलने का तय हो गया था। अरे भैया कल्चर में रहिए पहले, नहीं मिलेगा। अरे अपने नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई थी, कुछ भी मत बोलते रहिए। डिबेट के नियम का सम्मान कीजिए, हम बीच में बोले हैं। क्यों नहीं आपने अरे अपने बारी का इंतजार करें, क्यों नहीं विरोध किया? फिर गंदा बात, अपने बारी का इंतजार कीजिए। संजीव जी कुछ भी बोलते रहे। अरे नीरज जी अपने बारी का इंतजार कीजिए, एक बार सुन लीजिए, फिर इनकी बात आपको बोलने का मौका मिलेगा, बोलिए। मंत्री थे कांग्रेस की सरकार। देखिए नहीं संजीव जी ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, दर्जा नहीं मिलेगा। बीच में डिस्टर्ब करके बात को दबाना नीरज जी, चाहते हैं। आज बिना मतलब अरे जनता की सच्चाई को छिपा नहीं सकते हैं इस तरह से हल्ला करके। जी संजीव जी। विशेष राज्य का दर्जा का जो है हम उम्मीद करते हैं कि जो जदयू को और नीतीश कुमार जी का सपना था इस 2024-25 के चुनावी वर्ष में पूरा करेंगे। अभी इन्होंने बोला जमीन के मामले पर यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती है। आप दीपक जी पूछे कि आंध्र प्रदेश में चंद महीनों में आ गया। इन्होंने बोला कि नीतीश कुमार जी को ये समझ में नहीं आता था और नीतीश कुमार जी और बीजेपी के सरकार 19 वर्ष चलने के बाद समझ में आया कि जमीन का समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। ये इनके 19 वर्ष के सरकार का सोच है कि एक समस्या के समाधान में 19 वर्ष लगते हैं। इन्होंने कहा कि कोटा और फलाने जगह नहीं बच्चे जाते हैं। अरे कोरोना पीरियड को याद कीजिए, दूसरे राज्य दिल्ली से लेके अन्य राज्य बिहार के लोगों को, हमारे भाई बहनों को भगा रहे थे वहां से और पैदल लोग भूखे प्यासे सबको मोदी जी सुरक्षित अपने घर पहुंचाए, सबको वैक्सीन दिए, सबको चलिए हम उस संकट के संक्रमण काल से उबर आए हैं। हाँ उबर आए। नहीं ठीक है, हमारा अर्थव्यवस्था भी उसमें उतनी बुरी तरह से घायल नहीं हुआ है कि उबर ना सके, उससे भी हम उन परिस्थितियों से। सुभाष जी से ये चीज समझना चाहेंगे। दीपक जी एक बात कहना चाहते हैं, संजीव जी, नरेंद्र मोदी सरकार का एक नहीं है, 8 लाख दिखाने का है। उसके के बदले में जो 5% लगता था, आप आज बाइक के सर्विसिंग करने आम आदमी जाता है, गरीब वर्ग जाता है, मिडिल क्लास जाता है, छोटे छोटी कारों का सर्विसिंग करने उस पर 18% टैक्स है, रेस्टोरेंट में टैक्स है, खाद्य सामग्री पर टैक्स है। चलिए ये तो एक दिलचस्प बात है कि गरीब वर्ग और निम्न मध्यम वर्गीय तबका कार की सर्विसिंग करा रहा है और रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। मोदी सरकार आम आवाम से, मिडिल क्लास से और मध्यम वर्ग से खून सींच रहा है और चंद उद्योगपति मित्रों के लिए जाके विदेश में कहते हैं कि अडानी पर मत बोलिए। अरे भैया कैसे नहीं बोले, अपने जेट में बैठा के ले जाके एक खास उद्योगपति के लिए व्यवसाय डील करते हैं वहां जाके।
और उद्योगपति को भी ले जाते 50-100 की संख्या में, नहीं बोलते। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज पहुंचेगी। समिट में जाते हैं तो उनके उद्योगपति नहीं जाते, आपको पता ही नहीं है ना। ठीक है नीरज जी, हम थोड़ा आर्थिक विषय पर आ जाते हैं। सुभाष जी की एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। सुभाष जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय केंद्र में संभाल रहे हैं और उस मंत्रालय में इतनी क्षमता है कि वो अकेले अपने बलबूते पर बिहार के जो कहें न्यू मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए भी असीम संभावनाएं के द्वार खोल सकता है एमएसएमई के जरिए। क्या बिहार उसके लिए तैयार है? बिहार एकदम तैयार है और इंटरप्रेन्योर तैयार है। यहाँ पर आप ये समझ लो कि बियाडा में हर हफ्ते नए नए लोग आ रहे हैं उद्योग लगाने के लिए। जमीन अलॉटमेंट, उनको रेगुलर जमीन अलॉट हो रही है और तरह तरह के उद्योग लग रहे हैं। नए नए उद्योग भी, स्टार्टअप भी आ रहे हैं जी। लेकिन थोड़ी सी क्या है कि और भी ज़्यादा थोड़ी सी विटामिन की ज़रूरत है बिहार में, जो कमज़ोर हो चुका है। उसको जब तक विटामिन नहीं देंगे तो वो मजबूती से भाग नहीं सकता है। तो मांझी जी कुछ एडिशनल विटामिन दे यहाँ के उद्योगों के लिए जी। बिहार सरकार से तो जो संभव है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके विभाग को अतिरिक्त ग्रांट इस बार सरकार देगी। आप बजटीय प्रावधान उनके विभाग को इतना होगा और वो बिहार के लिए उसमें से एक बड़ा हिस्सा ला सकेंगे। अलग से जी वो दे कि भाई थोड़ा सा वहाँ पे और ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट चाहिए, तो कुछ एमएसएमई का ग्रांट वहाँ से और अलग से दे, जिससे कि यहाँ के और नए नए लोग या जो लोग हैं वो कुछ बड़े स्केल पर काम कर सके। एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया जल्दी में, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म को लेकर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो देखिए बहुत काम हो रहा है, सड़कें बहुत अच्छी बन रही। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हम लोग का मेरिन ड्राइव और ये अटल पथ जो बना है जी। वो जो भी बाहर से आते हैं उसकी तारीफ करके जाते हैं, बोलते हैं हम लोग इस तरह का यहाँ पे। और राजधानी से बाहर निकले तो सुभाष जी, बाहर भी अच्छी सड़कें बन रही, बहुत अच्छी है। आज यहाँ और ये टूरिज्म को भी बूस्ट अप करेगा, टूरिज्म को जरूर बूस्ट अप करेगा। नीरज जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मोदी जी का जरूर विशेष ध्यान रहेगा बिहार के लिए। इस बार आप कल देखेंगे इस बात को, इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का और डेवलप हो। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे तभी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएंगे। संजीव जी क्या मांगेंगे? हम नीतीश कुमार जी के मांग को उम्मीद करते हैं कि इस बार पूरा करेंगे लोग। विशेष राज्य का दर्जा, चलिए चुनावी माहौल में आप सियासी वार करने से नहीं चूके, भले ही नीतीश कुमार के सपने की बात कर रहे हो, लेकिन दिल टूटने वाली बात है, क्योंकि ये संवैधानिक तौर पर सही नहीं है, संभव नहीं है। तो और ये कांग्रेस ने चोट है, तो नीतीश जी पूरे बिहार में सपने की बात करके सपने पर चोट कर गए हैं। चलिए, बहुत दिलचस्प स्थिति है, लेकिन हम संभावना पर बात कर रहे थे और संभावना बिहार के लिए असीम है। लेकिन सरकार अगर केंद्र की थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करे और बिहार पर विशेष नजरें इनायत करे तो बिहार के लिए बेहतर होगा और चुनावी साल में संभवतः एनडीए की सरकार के लिए भी बेहतर होगा। एनडीए के लिए चुनाव में इसके बेहतर परिणाम मिल सकेंगे अगर बिहार को बजट से बेहतर परिणाम मिले तो। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, सुभाष पटवारी जी, संजीव कर्मवीर जी और नीरज कुमार जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।